रहमान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लास्ट टाइम हमने कुछ वाइब्रेशंस पे ख़त्म किया था जिसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी और बेंडिंग वाइब्रेशन थी। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जनरली इसमें हम करते ये हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको जो है ना क्वांटिफाई करते हैं थ्रू दीज मॉडल्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रेचिंग है, वाइब्रेशंस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मैकेनिकल मॉडल। हम इसके लिए एक मैकेनिकल मॉडल यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास टू मैसेज हैं और एक स्प्रिंग से हमने टू मैसेज को अटैच किया हुआ है। दैट स्प्रिंग को हम मॉडल कर लेते हैं या करते हैं एज एन एटॉमिक बॉन्ड्स, जो हम दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है उसी तरह का हम इसको जो है एज्यूम करते हैं। और जब दो मैसेज आप अटैच कर लेते हो स्प्रिंग के साथ और जब उनको स्ट्रेच करते हो या उस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो आपके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। लेट्स से कि आपकी बुक में इस किस्म की ये फिगर है। इसमें तो अभी इस फिगर में एक मैस अटैच किया हुआ है जिसको हम क्वांटिफाई करेंगे और लेट्स से एज्यूम कर लें कि यहाँ पे भी आपके पास एक और मैस है, मैस M1 एंड M2। तो जैसे ही आप इन दोनों को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हो तो दे मेक वाइब्रेशंस अगेंस्ट ईच अदर और इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना डेवलप होती है। अब इस फिगर में लेट से एज्यूम कर लें कि हमारे पास एक ही मैस है और हमने उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और if this mass is displaced a distance y from equilibrium position, जो भी इसकी ये equilibrium position है जिसको आप रेस्ट पोजीशन भी कहते हो, दैट इज ऑन जीरो लेवल, और जब आप इसको स्ट्रेच करते हो या फिर इसको आप कंप्रेस करते हो तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है जो कि इस मैस को अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो है ना वो पुश करती है दैट रिस्टोरिंग फोर्स और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल टू, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है आपके पास F, दैट इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब यहाँ पे K जो है दैट इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। कितना आपके पास आप यूँ समझ लें कि कितना स्टिफ स्प्रिंग है आपके पास, सख्त स्प्रिंग है या आपके पास ये जो स्प्रिंग है दैट इज लूज। तो दिस K डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग and this y is the displacement, जिसको आप in other words amplitude भी कह सकते हो। तो restoring force F is equal to minus K multiplied by y। अब आ जाती है बात हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की कि इस मैस जब ये हम इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे है और ये डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑन x एक्सिस। यहाँ पे a नेगेटिव और a प्लस की डिस्प्लेसमेंट है, आप यूँ समझ लें कि y प्लस और y नेगेटिव जो भी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो एट ज़ीरो जब ये रेस्ट पे होता है आपके पास ये मैस, तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो है। आप ये याद रखें कि हम क्लासिकल जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और जब भी आपके पास जो कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप बिहेव करता है आपके पास मैस दैट इज अटैच्ड टू स्प्रिंग, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब रेस्ट पे या
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो वो 0 होगी। नाउ इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम y, जो कि इसकी रेस्ट पोजीशन है, टू y प्लस dy। अब आप इसको अगर हॉरिजेंटली ले लें और इसको आप ये जो लॉन्गिट्यूडनली है, अगर आप इसको हॉरिजेंटली ले लें तो आप यूँ समझ लें कि y जो है इसकी रेस्ट पोजीशन है और y प्लस dy, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आप ला रहे हैं। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है। Now the change in potential energy is force multiplied by distance। जो आपकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था पहले मास, लेकिन आपने इसको डिस्प्लेस किया y प्लस डी वाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपने क्रिएट की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो चेंज होगी। और वो कैसे चेंज होगी? जो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस d है आपके पास, जो डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, जो स्ट्रेचिंग की आपने या कंप्रेशन की इसकी। सो DE चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, DE का मतलब यह है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी वाई। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव का साइन आपके पास है कि द काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, नेगेटिव साइन है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स आपकी वर्क हो रही है। और जब आप फर्स्ट जो लास्ट स्लाइड पे हमने इक्वेशन देख ली, हम इस इक्वेशन में f की वैल्यू जब पुट करते हैं तो डी इज इक्वल टू माइनस उस इक्वेशन का माइनस इस इक्वेशन के माइनस के साथ कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, और f की जगह हमारे पास ky आ गया, और ky इंटू डी वाई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली अ फोर्स that is actually a restoring force। इस केस में आपको रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है मैस पे उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने के लिए, तो दैट इज अ फोर्स F, और F की जगह आपने के वाई पुट किया, माइनस के वाई एक्चुअली पुट किया यहाँ पे, तो आपके पास डी ई इज इक्वल टू के वाई इंटू डी वाई हो गया आपके पास। अब लेट्स से कि आप लिमिट्स अप्लाई करते हो, जाहिर है किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच मास को आप एक हद तक खींचोगे, और उस लेवल तक जहाँ तक आप उसको स्ट्रेच करते हो, या उस लेवल तक जहाँ तक आप उसको कंप्रेस करते हो, वहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं। तो आप अगर इस इक्वेशन पे जो आपके पास है डी ई, इस पे आप जब लिमिट अप्लाई करते हो तो एक्चुअली आपके पास यहाँ पे 0 से ई जाता है और 0 से वाई, पोटेंशियल एनर्जी 0 से मैक्सिमम। जब आपका मैस स्प्रिंग से जो जो भी अटैच्ड है वो जब स्ट्रेच होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि ई है, 0 से ई तक जाता है, और हमारे पास डी ई है। और यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, 0 से y तक जाता है, जैसे 0 से आपके पास y तक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रल इस डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है, और जब आप रिजल्टेंट ई जो कि आपके पास फाइनल है और माइनस 0 जो कि आपके पास इनिशियल है, तो आपके पास आंसर ई आता है। और 0 से y तक जब आप जाते हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पे इंटीग्रल अप्लाई करते हो, बेसिक इंटीग्रल है, आपको गूगल से भी मिल जाएगा, नहीं तो हम इसको बाद में डिस्कस भी कर लेंगे कि जब आप इंटीग्रल सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट्स नहीं है और हम इंटीग्रेशन का अप्लाई करते हैं ऑन अ फंक्शन y, और जिसके साथ चेंज इन y है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये है कि y 1+1 और डिवाइडेड बाय 1+1, तो 1+1 जो डिवाइडेड बाय हो तो 1/2 हो जाएगा हमारे पास, और जो y 1+1 क्योंकि इसकी पावर अगर यहाँ पे 2 होती और तभी आप इसमें इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते तो +1 करते,
तो यहाँ पे चूंकि इसकी पावर जो है ना यूनिटी है 1 + 1 करके, तो हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाता है। और अगेन जब वाई स्क्वायर आपके पास आएगा और उसमें जब ये लिमिट्स आप अप्लाई करोगे 0 से y तक, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। के अगेन ये वाला कांस्टेंट है, यहाँ पे मिसिंग है। कांस्टेंट का मतलब ये के जो है ये यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल से बाहर की तरफ आ जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे के है आपके पास। तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। अब जब आप मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखते हो तो इज अ काइंड ऑफ, जब भी आप इस किस्म की इक्वेशन हाफ मल्टीप्लाइड बाय के वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हो, या इसमें y की वैल्यू जब आप पुट करते हो, तो आपके पास एक पैराबोला जनरेट होता है इस किस्म का। ठीक है, अब लेट्स से कि वाई स्क्वायर है, अगर आप इसमें +1 की वैल्यू पुट करते हो, तो +1 का मतलब ये है कि हाफ के जो भी कांस्टेंट आपके पास वैल्यू आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हाफ के आ जाएगा। के की अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 500 है, तो आपके पास +500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो -1 की जगह आपने पुट किया, तो आपके पास ये वैल्यू लेट्स से कि यहाँ पे आ गई। ठीक है, या -1 की जगह आपने ये वैल्यू लिख ली। अब +1 आप पुट करोगे, तो +1 इस तरफ आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो कि आपके पास y है यहाँ पे 1 2 जो जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इज ए काइंड ऑफ आपके पास एक पैराबोला बनता है। मैथमेटिकली इस इक्वेशन से आपके पास एक पैराबोला आता है जो कि इस फॉर्म में है। तो दिस इज फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब द मोशन ऑफ मास इज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम, अब जाहिर है उसमें टाइम भी इन्वॉल्व है कि मास जो है ना वो जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम उसमें जो है ना लगता है। और फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम से ऑनवर्ड वो कितनी कंप्रेशन करता है, ज़ाहिर स्प्रिंग के साथ अटैच है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो वो जाके इक्विलिब्रियम के पे रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो फर्दर मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसमें टाइम भी इन्वॉल्व है। और इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि न्यूटन्स लॉ की है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम आपके पास मैस है जो अटैच है विद स्प्रिंग, एंड ए इज एक्सेलरेशन है आपके पास, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थ्रू देखें, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। फर्स्ट मतलब आप सिंपल इसको कहते हो कि जब एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हो, आप कहते हो कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, मतलब डी वी डिवाइडेड बाय डी टी है हमारे पास एक आ गया। अब वेलोसिटी जो उसमें डी वी है, जो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एज इटसेल्फ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो आपके पास डी चेंज इन पोजीशन अगेन डी एक्स, एक्स जो या वाई आपके पास पोजीशन है जो कि यहाँ पे है, तो डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ओवरऑल सेकंड डेरिवेटिव है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इसको इस सेंस में देखें, जिसमें वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है और आपके पास जो वेलोसिटी में अगेन फिर वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो आपके पास ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय ओवर डी टी स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग अ वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 5, जो लास्ट ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 5 में हम इसको जो है ना वैल्यू ऑफ f और a की हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया m डी स्क्वायर बाय ओवर डी टी स्क्वायर। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की है, और f जो है हमारे पास वही जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास माइनस के y जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, वो वाली हमने वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट की है। नाउ अगर हम देखें तो ये जो पैराबोला है या जो स्प्रिंग के साथ मैस आपने अटैच किया हुआ है,
अगर आप इसको लीनियर फॉर्म में देखें तो जब ये टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करता है, और अगर ये हम एज्यूम कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये टू एंड फ्रो वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये जूम कर लें कि यहाँ पे हमने इस मैस के साथ हमने एक यूँ समझ लें कि एक पॉइंटर अटैच किया है जो कि वो लाइन भी लगाते जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये ऊपर जाएगा तो एक लाइन खींचेगा, और जब नीचे आएगा तो एक लाइन खींचेगा, और ये टाइम के साथ जा रहा है। तो टाइम जैसे जैसे पास होगा तो आपके पास एक वेव, ऐसे साइन वेव जनरेट होगी, ठीक है। साइन वेव जब जनरेट होगी तो आपके पास इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए उस साइन वेव को, या उस साइनोसाइडल जो उसकी मूवमेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए, या इसकी सोल्यूशन के लिए आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि इस इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट करते हो, y इज इक्वल टू a cos 2 पाई न्यू एम टी। वो टू एंड फ्रो जो वाइब्रेशन कर रहा है, और उसी के साथ हमारे पास इज द काइंड ऑफ साइनोसाइडल वेव जनरेट हो रही है, और उस मोशन को आप जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हो ट्रिग्नोमेट्रिकली, दैट इज y इज इक्वल टू a cos 2 पाई न्यू m, जो कि फ्रीक्वेंसी है of mass attached to a spring. T is the time, or cos is the kind of angle that is making with time. अब हम अगर इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि y है, उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं, तो हम अगर इस m को यहाँ पे ले आए तो हमारे पास ये जो आंसर है अगर माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू वाई हमारे पास आता है। तो हम ज़ाहिर है ये y को अगेन हम इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे, जो कि अगेन इजी है। अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो एक दफ़ा ये कॉस से साइन में चला जाता है, दूसरी दफ़ा जब आप डेरिवेटिव इसका लेते हो तो वो साइन से कॉस में दोबारा आ जाता है। तो ये आपके पास वही फंक्शन आ गया आफ्टर टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हो। और ये सारे एक दफ़ा कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट निकला, दूसरी दफ़ा जब कांस्टेंट 2 पाई m निकला, तब बस 4 पाई m हो गई। ये इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर है शायद ये, और न्यू m का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और फाइनली जब हम इसमें डी स्क्वायर बाय और डी टी स्क्वायर की वैल्यू हम जो पुट करते हैं, जो कि इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है a cos 2 पाई न्यू एम टी इज इक्वल टू अगेन 4 पाई स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर यहाँ पे है, एम स्क्वायर हमारे पास है इंटू एम डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू इंटू a cos 2 पाई न्यू एम टी। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमने जब वैल्यूज इसमें पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन है। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो एम हमारे पास ये गया, ये एक साइड पे हम इसको रहने देते हैं और बाकी को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ओवरऑल जब हम दोनों तरफ का जो है ना स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन, ये आप अपने तौर पे भी इसको सॉल्व करके देख लें। बस ये आंसर आएगा न्यू एम, जो कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस है, 1 divided by 2 pi into km, where k is the force constant and m is the mass of the object जो भी आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अगेन फॉर सिस्टम कंटेनिंग टू मैसेस, अब एक मैस से हम दो मैसेस की तरफ आ गए हैं कि हमने दोनों स्प्रिंग के दोनों साइड पे हमने दो मैसेस अटैच कर ली हुई हैं। तो उसके लिए हम रिड्यूस मैस यूज करते हैं, जो कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। Thus वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर सच सिस्टम, अगेन m की जगह हमने न्यू पुट किया और हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन
ये वाली आ गई है फाइनल हमारे पास इक्वेशन है। अब ये जो मॉडल है जिसमें हमने टू मैसेज की म्यू की वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन जनरेट कर ली। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भी इसी तरह की होती हैं कि द काइंड ऑफ जो आपका पार्ट है वो एज स्प्रिंग आप कहते हो, और उसके साथ जो तो एटम्स अटैच हैं वो एज ए टू मैसेज आप लेते हो। Now for diatomic molecules, put the masses of two atoms to calculate the frequency of molecular vibration. जिस frequency पे वो molecule vibrate करेगा with the force constant of a bond. तो आप force constant की value अगर आपको पता हो तो आप वो frequency find out कर सकते हो जिसमें दो masses vibrate करते हैं that is attached to a bond. टू डिस्क्राइब द मोशन क्वांटम मैकेनिकली। अब ये तो था हमारे पास जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पास मैसेज हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ड में है हमारे पास। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिकल हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो इन पे अप्लाई होती हैं। क्वांटम मैकेनिकली हम अगर इन एटम्स का जो कि एक बॉन्ड के साथ अटैच हैं उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन आती है। E इज इक्वल टू V इज अ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर प्लस हाफ H ओवर 2 पाई। ये एक आप यूँ समझ लें कि इज अ काइंड ऑफ हमारे पास डिराइव्ड इक्वेशन है। इसकी मैथमेटिकली डिटेल में नहीं जाते हैं, ना ही आपको लोगों को ज़रूरत है इसकी। V is the vibration quantum number and it is in positive integers. In contrast, a quantum mechanical vibrator takes a discrete value of potential energy. अब ये Vm चूंकि Vm is equal to 1/2 पाई स्क्वायर रूट की ओवर म्यू है तो हमने इसकी जगह हमने डायरेक्ट Vm पुट कर लिया यहाँ पे। अब इसमें क्वांटम मैकेनिकल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें क्या था, वो जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास E इज इक्वल टू हाफ के वाई स्केयर। तो उसमें आपके पास कोई भी आप y की जगह 0.1 डाल सकते थे, 0.2 डाल सकते थे, और उसमें जो है ना एक कंटिन्यूस आपके पास। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली आप कहते हो कि आपके पास एक डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। Now, absorption of radiation only take place whenever there is a transition between two energy states या two energy levels. लेट्स से कि आप ग्राउंड स्टेट पे हैं, आपके मॉलिक्यूल्स, और आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टेट E1 में चला जाता है वहाँ से। और E1 में अगर वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो E2 में चला जाता है। और प्लस इसके साथ साथ उसमें डाइपोल चेंज का होना भी ज़रूरी है। डाइपोल मूवमेंट उसकी चेंज होनी ज़रूरी है विद अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। एट रूम टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन ग्राउंड स्टेट। तो हमारे पास जो V है दैट इज इक्वल टू 0। वही वाली इक्वेशन में हमने ये चीज़ें पुट की। E नॉट जो ग्राउंड स्टेट का है तो हाफ H न्यू M हमारे पास आ गया। ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम V इज इक्वल टू 0 पुट किया और हमारे पास हाफ H न्यू M आ गया हमारे पास। नाउ प्रमोशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब आप मॉलिक्यूल्स को प्रमोट करते हो टुवर्ड्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में V की जगह आप 1 पुट करते हो तो आपको उस इक्वेशन से 3/2 H न्यू M मिलता है आपके पास। और जब आप डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो E1 माइनस ई नॉट होता है आपके पास 3/2 H न्यू M माइनस 1/2 H न्यू M इज इक्वल टू H न्यू M। बस ये वाली इक्वेशन फाइनल आ जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू M, एंड दिस इज आइडेंटिकल टू क्लासिकल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। जो कि आपके लेकिन इसमें आपके पास ये प्लांक्स कांस्टेंट है आपके पास। H is equal to H nu which is equal to delta E, and this delta E is equal to H nu M, and which is equal to, अगर इसमें आप न्यू M की वैल्यू जो कि मास अटैच टू स्प्रिंग है उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो H डिवाइडेड बाय 2 पाई
स्क्वायर रूट के ओवर म्यू, आपके पास ये इक्वेशन फाइनल आ गई। नाउ न्यू इज इक्वल टू, हम सिंपली कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू एम विच इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई क्यू। अब न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अब 1 ओवर लेमडा आपको पता है कि दैट इज वेव नंबर। न्यू के ऊपर जब बार लगाते हैं हम उसको वेव नंबर कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इस पे हमने 2 डॉट लगाए हुए हैं इस वेव नंबर के सैंपल पे। तो हम कह सकते हैं कि सी मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर। तो आपके पास वेव नंबर में चीज़ें आ सकती हैं। न्यू की जगह आप वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय सी यहाँ पे पुट करते हैं, तो सी आप दूसरी इस इक्वेशन में दूसरी साइड पे ले जाते हो, तो आपके पास 1 और 2 पाई सी आपके पास आता है, और दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय म्यू। आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, तो इसमें आपके पास के न्यूटन पर मीटर है, सी इज इक्वल टू सी एम मल्टीप्लाइड बाय पर सेकेंड, आप सेंटीमीटर पर सेकेंड है आपके पास। म्यू आपके पास किलोग्राम में है आपके पास। Now IR permits the evaluation of a force constant for various bonds. If K is known, wave number can be calculated and vice versa. एनर्जी फॉर ट्रांजिशंस आपके पास 1 -2 है आपके पास, और फाइनली आपके पास आप फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन आपके पास अब हो रही हैं 1 से 2 तक, या 2 से 3, या 0 से 1। दे आर एनर्जेटिकली सेम ट्रांजिशन। ठीक है जनाब। तो सिलेक्शन रूल, फिर आपके पास क्वांटम मैकेनिकली आपके पास कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपके पास +-1 का सिलेक्शन रूल है, जो कि आपके पास परमिटेड ट्रांजिशंस हैं। +-2 आपका ये, इसका ये मतलब है कि क्योंकि वो इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास सारे के सारे, तो वो ग्राउंड स्टेट से फॉर एग्जांपल E0 से आप E1 में जा सकते हो, लेकिन E0 से आप E2 में नहीं जा सकते। क्वांटम मैकेनिकली डिसाइडेड हैं +-1 रूल, जो इसका सिलेक्शन रूल है। Now in addition, there must be a change in dipole moment again. जो भी सिलेक्शन रूल इस पे अप्लाई होता है +-1 का, और एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होती है +-1 में फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अपर एनर्जी लेवल। तो उसके साथ ज़ाहिर है डाइपोल मूवमेंट का चेंज होना भी ज़रूरी है, तभी जाके वो वाइब्रेशन जो है ना वो एक्टिव होगी। ये जो लास्ट पे हमने इक्वेशन ये वाली फाइंड आउट की, ये या डिराइव की, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जांपल है जो कि 16.1 एग्जांपल है, तो उसको भी आप मैंने वो फाइल अपलोड कर ली, तो अपने तौर पे जो है ना उसको एक दफ़ा सॉल्व करके ज़रूर देख लें। नाउ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास। उस केस में जो कि दो मैसेज या टू एटम्स आर दैट आर अटैच टू वन अनदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो भी आप के पास मॉलिक्यूल है, उसमें आपने ये ज्यूम किया था कि वो स्टैंड अलोन एंटिटी हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन एक्चुअली हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें होती हैं। जब एटॉमिक लेवल पे आप चीज़ों को स्टडी करते हो, तो आपके पास दो एक्सट्रीम्स आती हैं। फर्स्ट एक्सट्रीम इसमें ये है कि आपके पास कोलम्बिक इंटरेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल दो एटम्स जैसे ही एक दूसरे के करीब जाते हैं, तो उसमें उनकी न्यूक्लियर आपस में रिपल्जन उनमें होती है, और वो दूसरे को जो है ना वो रिपेल करते हैं, और अगेन वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो है ना वो उसी की डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। वो फोर्स रिपल्शन की जो फोर्स है, तो आप यूँ कहना है पोटेंशियल एनर्जी अराइज रैपिडली इन कंप्रेशन या इन कंपैरिजन। जो जब आप
हार्मोनिक ऑसिलेटर का देख लो और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसमें एक्चुअल आपके पास एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो आप जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रेडिक्ट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा होती है आपके पास। सेकेंड एक्सट्रीम आपके पास जब वो दोनों एटम एक दूसरे से फार अवे मूव करते हैं तो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमिना भी हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास ये एक फिगर है जिसमें ये जो परफेक्ट पैराबोला है ये आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये दो एटम्स एक बॉन्ड के साथ अटैच हैं और टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो आपकी जो एन हार्मोनिक कर्व है वो डिपार्ट कर जाती है। मैंने आपसे कहा कि वो उसमें कूलम्बिक इंटरेक्शंस होती हैं और यहाँ पे आप अगर बहुत ही स्ट्रेच कर लेते हो दो एटम्स को, आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास यहाँ पे क्रिएट होती है और आप का जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल में वो ब्रेक हो जाता है उसका। तो आप यूँ समझ लें कि थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे, अब ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में है तो आपने देखा कि इसमें इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास। लेकिन जब हार्मोनिक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जब आपके पास आया तो उसमें आपकी एनर्जी उस तरह से रेगुलरली वेरी नहीं कर रही और दोनों एक्सट्रीम्स हैं और वहाँ पे एनर्जी गैप जो है ना, जैसे जैसे आप हायर एनर्जी की तरफ मूव करोगे तो वो एनर्जी गैप वहाँ पे वो रिड्यूस होगा एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी का जो दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है। तो दो डेविएशंस आपके पास होती हैं। एक तो ये है कि एनर्जी बिकम स्मॉलर एट हायर क्वांटम नंबर्स, कि क्वांटम नंबर की वैल्यू जब आप पुट इंक्रीज करते जाते हो हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हो तो जो उन एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। और सेकंड ये है कि और जिसकी वजह से आपके पास प्लस माइनस वाला जो सिलेक्शन रूल है जो कि हार्मोनिक के केस में था वो यहाँ पे अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम हो गया ऊपर वाले के दरमियान। तो आपके पास +-2 की वाइब्रेशन एक्साइटेशन भी यहाँ पे हो सकती है, +-3 की एक्साइटेशन भी आपके पास हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल आपके पास ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, आप उसको एनर्जी देते हो तो वो E1 में भी जाएगा और E2 में भी जा सकता है और E3 में भी जा सकता है, वो सेम जो मॉलिक्यूल है। तो आपके पास यहाँ पे फिर ओवरटून E1 में आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी, E2 में उससे कम होगी, फिर E3 में जो है ना उससे भी ज़्यादा कम होगी। अब बस ओवरटून्स बनते हैं, ज़ाहिर है उसका एनर्जी वेरी करते हैं तो आपके पास ओवरटून्स बनते हैं। मतलब एक ही फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो एक्साइट हो रहा है उसका आप डिफरेंट जगह पे आपके पास वो पीक्स बनती हैं स्पेक्ट्रम में। Now frequencies are 2 to 3 times that of fundamental transitions। बस जो फॉर एग्जांपल एक अगर फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट जो उसकी एब्जॉर्प्शन आई जो कि जीरो से फर्स्ट एक्साइट स्टेट की तरफ जा रहा है और सेकंड जो उसकी फॉर एग्जांपल 500 पर सेंटीमीटर के हिसाब से उसकी पीक आ गई, तो अगर वो सेकंड में जाएगा वो मॉलिक्यूल उसी थोड़ी सी एनर्जी दे के तो वो लेट से कि 1000 पर सेंटीमीटर के हिसाब से जो है ना उसकी वो एक पीक आएगी, लेकिन उस पीक की इंटेंसिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम होती है उससे। नाउ इसमें ये भी हो सकता है कि टू डिफरेंट वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब एट सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कम हो गया है तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल में आपके पास इस किस्म के बॉन्ड हों, इस किस्म के एटम्स हों जो कि डिफरेंट वाइब्रेशन वो सेम फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दे रहे हों हमारे पास। तो इसमें था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक के केस में ये है कि इक्वल स्पेस्ड है आपके पास, उसमें हमने कोई कोलम्बिक रिपल्शन या आप कह सकते हैं कि कोई अट्रैक्शन हमने मेंशन नहीं की, लेकिन हाँ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास ये चीज़ें काउंट होती हैं और बस एनर्जी गैप वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरे जो फाइनल इक्वेशन हमने इस केस में देखी थी तो दैट इज़ वेरी जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे
तो आप को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लेट्स से कि आपके पास अगर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो आपको जब इससे आप थ्योरेटिकली एक चीज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड है, कार्बन का किसी नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो आप उस के की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उनके मैसेज जो रिड्यूस मास है वो पुट करके 2 पाई MC जो कि कांस्टेंट है आपके पास यहाँ पे, तो आप वेव नंबर निकाल सकते हो कि वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो किस जगह पे एब्जॉर्प्शन देगा। तो आपको एक आइडिया यहाँ से हो जाता है। और इसके अगेंस्ट आप तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वेव नंबर का आपको आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया है और वहाँ पे कोई पीक बनी हुई है कि फॉर एग्जांपल 1300 पर सेंटीमीटर पे वो बनी हुई है, तो आप यहाँ पे 1300 पुट करके और बाकी वैल्यूज उसकी पुट करके तो आप के कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड सिंगल डबल या ट्रिपल जो भी बॉन्ड है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट जो आपके पास मैकेनिकल मॉडल थे अबाउट द बॉन्ड वाइब्रेशंस। लेक्चर लंबा हो गया है तो हम इसको इसी पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर हम वाइब्रेशन मोड्स को डिस्कस करेंगे।